हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ टेकिंग एक्शन बाय स्कॉट बेल्स की। यह किताब इंसान की उस सबसे गहरी समस्या को उजागर करती है जहां समझ सब कुछ होती है पर कदम कुछ भी नहीं उठता। अब बिना रुके, बिना भूमिका बदले सीधे बात करते हैं। सच बताऊं, ज्यादातर लोग इसलिए अटके नहीं रहते कि उन्हें नहीं पता क्या करना है, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता होते हुए भी वे करते नहीं हैं। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जैसे ही हम यह मान लेते हैं कि समस्या जानकारी की नहीं, एक्शन की है, वैसे ही सारा बहाना खत्म हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास समय नहीं है, मेरी परिस्थिति अलग है, मैं सही मौके का एहार अब दिए रहा हूं। यही वो जगह है जहां यह किताब थोड़ा असहज करती है। लेखक साफ कहता है कि सही मौका अक्सर एक झूठ होता है जिसे दिमाग डर के साथ मिलकर बनाता है। यह लाइन आपको चुभेगी, लेकिन जरूरी है। स्कॉट बेल्स की लिखता है, आइडियाज आर चीप, एक्सिक्यूशन इज एवरीथिंग। अब इसे सीधे और ईमानदारी से समझिए। आइडिया मुफ्त हैं, हर किसी के पास हैं, लेकिन अमल ही असली खेल है। और अगर आपने अमल को टाल रखा है तो आपकी जिंदगी भी टली हुई है। यहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं क्योंकि वे खुद को क्रिएटिव, समझदार, सोचने वाला मानते हैं, लेकिन करने वाला नहीं बन पाते। अब यह कोई थ्योरी नहीं है, यह आपकी आदत है। किताब का पहला बड़ा झटका यही है कि एक्शन कोई मोटिवेशन से शुरू नहीं होता। यह बात सुनकर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि हमने खुद को यह कहानी सुना रखी है कि पहले मन बनेगा, फिर काम होगा। लेखक उल्टा कहता है, पहले छोटा काम करो, मन अपने आप बनेगा। यह सुनने में साधारण लगता है, पर अगर आपने इसे आजमाया नहीं है तो आपकी जिंदगी उसी जगह खड़ी है जहां कल थी। ईमानदारी से बताइए, कितने काम आप सिर्फ इसलिए टालते हैं क्योंकि मूड नहीं है? अब यहां एक गलत धारणा टूटती है। हम सोचते हैं कि एक्शन मतलब बड़ा रिस्क, बड़ा कदम, बड़ा फैसला। किताब कहती है कि एक्शन का असली दुश्मन बड़ा सोचना है। जैसे ही आप दिमाग में पूरा पहाड़ खड़ा कर लेते हैं, शरीर हिलने से मना कर देता है। लेखक इसे प्रोजेक्ट नहीं, नेक्स्ट एक्शन कहता है। अगला बहुत छोटा कदम, इतना छोटा कि दिमाग बहाना न बना पाए। अब यह कोई मैनेजमेंट की बात नहीं है, यह मनोविज्ञान है। आपका दिमाग ऊर्जा बचाने की मशीन है। आप उसे डराओगे, वह आपको रोक देगा। यहां एक पल रुकिए। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि हां यह तो मुझे पता है, तो एक बात सुनिए, पता होना और अपनाना अलग चीज है। किताब बार बार यही आईना दिखाती है। अब यह लेखक की कहानी नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार प्लान बनाया, लिस्ट लिखी, वीडियो देखे, किताबें पढ़ी, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि आपने खुद को एक्शन के लिए नहीं, तैयारी के लिए शाबाशी दी। स्कॉट बेल्स की एक खतरनाक बात कहता है। वह कहता है कि प्रोग्रेस दिखनी चाहिए, परफेक्शन नहीं। और यही बात हमारे अहंकार को चोट पहुंचाती है। हम तब तक कुछ दिखाना नहीं चाहते जब तक वह परफेक्ट न हो। लेखक इसे प्रोजेक्ट ग्रेविटी कहता है। जैसे जैसे आप काम को छुपाते रहते हैं, उसका वजन बढ़ता जाता है। एक दिन वह इतना भारी हो जाता है कि आप उसे छूने से भी डरते हैं। अब सोचिए, कितने सपने ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि आपने उन्हें दुनिया के सामने अधूरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। यहां भावनात्मक झटका आता है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ साफ, सही और तैयार हो जाए, तो आप असल में इंतजार कर रहे हैं कि जिंदगी बीत जाए। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता, पर अगर आपने यह नहीं बदला तो 5 साल बाद भी आप यही कह रहे होंगे कि बस थोड़ा सा और तैयार हो जाऊं। किताब एक और भ्रम तोड़ती है। हम सोचते हैं कि अकेले में काम करना ज्यादा अच्छा है। लेखक कहता है कि अकेलापन अक्सर टालने का तरीका होता है। जब आप किसी को जवाबदेह नहीं होते, तो आप खुद को धोखा दे सकते हैं। इसलिए वह सोशल अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। अपने काम को किसी के सामने रखना, यह डरावना है, क्योंकि अब बहाना नहीं चलेगा। अब यह सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहेगा,
अब यह सच होगा। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो? यही सवाल असली है। किताब कहती है कि फेल्योर से डरने वाला इंसान पहले ही रुक चुका होता है। एक्शन लेने वाला इंसान फेल्योर को डेटा मानता है, सीख नहीं, डेटा। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि अगर आपने इसे मान लिया तो अब आप खुद को पीड़ित नहीं कह पाएंगे। यहां फिर आईना। आपने भी कई बार आधा काम किया और छोड़ दिया, फिर खुद से कहा कि यह मेरे लिए नहीं है। किताब कहती है, नहीं, आपने सिर्फ फ्रिक्शन आते ही रुकना सीख लिया है। और फ्रिक्शन आए बिना कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता। यह कोई मोटिवेशन नहीं है, यह नियम है। भाग के अंत में एक सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। अगर एक्शन इतना छोटा हो सकता है कि आप उसे टाल न सकें, अगर परफेक्शन जरूरी नहीं, अगर डर आने के बाद भी कदम उठाया जा सकता है, तो फिर आप आज तक रुके क्यों हैं? और अगर आप अभी भी रुके हुए हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी कि यहीं से एक बात अंदर तक चुभी होगी। तो वही यह कि समस्या आलस नहीं है। समस्या यह है कि हम एक्शन को गलत जगह खोजते हैं। अब यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, इसलिए पहले ही कह देता हूं, अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। स्कॉट बेल्स्की यहां एक और परत खोलता है, और यहीं ज्यादातर लोग मानसिक रूप से हार मान लेते हैं। वह कहता है कि हम एक्शन को किसी खास मूड, खास समय या खास परिस्थिति से जोड़ देते हैं, और जैसे ही ऐसा करते हैं, हमने अनजाने में अपने हाथ बांध लिए। सच बताऊं, हम एक्शन को सम्मान तभी देते हैं जब वह दिखने लायक हो, जब वह सोशल मीडिया पर डालने लायक हो, जब वह दूसरों को बताने लायक हो। लेकिन किताब कहती है कि असली एक्शन चुपचाप होता है, इतना चुपचाप कि अहंकार को मजा नहीं आता, और यही कारण है कि दिमाग उसे टाल देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नया है? यहीं आप फिसलते हैं। नया नहीं है, लेकिन आपने इसे जिया नहीं है। लेखक एक खतरनाक शब्द इस्तेमाल करता है, ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। वह कहता है कि हर इंसान के पास सीमित मानसिक ऊर्जा होती है, और हम उसका सबसे बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं सोचने में, प्लान बनाने में, कल्पना करने में, काम करने में नहीं। यह सुनने में समझदारी लगता है, लेकिन इसका मतलब डरावना है। इसका मतलब यह है कि दिन के अंत में आपके पास काम करने की ताकत ही नहीं बचती, क्योंकि आपने उसे पहले ही सोच कर जला दिया। अब यहां रुकिए। आपने भी ऐसा किया है। सुबह उठकर तय किया, आज यह करूंगा, वह करूंगा। फिर दिन भर दिमाग में वही घूमता रहा। शाम को थकान आई और आपने खुद को माफ कर दिया। किताब कहती है आपने काम से नहीं, सोच से थकान पाई। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी रोज की आदत है। स्कॉट बेल्स्की यहां एक और गलत धारणा तोड़ता है। हम मानते हैं कि एक्शन का मतलब तेजी है, जल्दी करना। लेकिन लेखक कहता है कि लगातार छोटा एक्शन बड़े तेज एक्शन से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि छोटा एक्शन दिखता नहीं, सराहा नहीं जाता, और इसलिए ज्यादातर लोग उसे बीच में छोड़ देते हैं। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने सराहना के बिना काम करना नहीं सीखा, तो आप लंबी दौड़ में टिक ही नहीं सकते। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह ईगो पर चोट करती है। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत देखी जाए। किताब कहती है कि शुरुआत में अगर दिखेगी तो आप दिशा बदलते रहेंगे, अगर नहीं दिखेगी तो आप गहराई में उतरेंगे। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। लेखक एक्शन बायस की बात करता है, लेकिन यह वह एक्शन बायस नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यह नहीं कहता कि कुछ भी करो, यह कहता है वही करो जो अगला तार्किक कदम हो, भले ही वह बोरिंग हो। यह शब्द जरूरी है, बोरिंग, क्योंकि ज्यादातर लोग इसलिए अटके हैं क्योंकि अगला सही कदम रोमांचक नहीं है, वह साधारण है, और साधारण चीजों से हमें प्यार नहीं होता। अब आईना फिर से। आपने भी कितनी बार बीच का काम छोड़ा है? शुरुआत और अंत सबको पसंद है, बीच का हिस्सा नहीं। किताब कहती है कि जो इंसान बीच में टिकना सीख लेता है, वही आगे निकलता है। यह कोई प्रेरणादायक लाइन नहीं है,
ये एक सच्चाई है जो आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। यहां लेखक एक लाइन लिखता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफन फील्स लाइक द लीस्ट अर्जेंट। इसे ज्यों का त्यों सुनिए। सबसे जरूरी काम अक्सर सबसे कम जरूरी लगता है। अब इसे सरल हिंदी में समझिए। जो काम आपकी जिंदगी बदल सकता है वह आज शोर नहीं मचाता, वह चुपचाप कोने में पड़ा रहता है। और आप शोर वाले कामों में उलझ जाते हैं क्योंकि वे आपको बिजी महसूस कराते हैं। नुकसान यह है कि साल बीत जाते हैं और असली काम वही पड़ा रहता है। यह लाइन खतरनाक है क्योंकि अगर आपने इसे मान लिया तो अब आप बिजी होने को बहाना नहीं बना पाएंगे। अब आपको पूछना पड़ेगा, मैं व्यस्त हूं या मैं आगे बढ़ रहा हूं? और यह सवाल चैन से सोने नहीं देता। स्कॉट बेल्स्की एक और मानसिक जाल दिखाता है, प्रायोरिटी इल्यूजन। हम मानते हैं कि हम जानते हैं क्या जरूरी है, लेकिन असल में हम वही करते हैं जो आसान है। किताब कहती है कि प्राथमिकता वह नहीं है जो आप कहते हैं, प्राथमिकता वह है जो आप करते हैं। अब यह सुनना अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसका मतलब यह है कि अगर आपने आज अपने सपने पर काम नहीं किया तो वह आपकी प्राथमिकता नहीं है, चाहे आप कुछ भी कहें। अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन मजबूरी थी। किताब यहां कोई सहानुभूति नहीं देती और यही इसकी ताकत है। यह आपको आराम नहीं देती। यह कहती है मजबूरी और प्राथमिकता में फर्क समझो। मजबूरी समय लेती है, प्राथमिकता ऊर्जा लेती है। आपने ऊर्जा कहां लगाई, यही सच्चाई है। यहां भावनात्मक झटका धीरे से आता है। अगर आप हर दिन अपने असली काम को टाल रहे हैं तो आप धीरे धीरे खुद पर भरोसा खो रहे हैं। आप यह महसूस नहीं करते, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज बैठ जाती है, तू कहता कुछ है, करता कुछ है। और यही आवाज एक दिन आपको अंदर से खोखला कर देती है। भाग के अंत में एक असहज सवाल छोड़ना जरूरी है। अगर जरूरी काम सबसे कम जरूरी लगता है, अगर आप बिजी होकर खुद को धोखा दे रहे हैं, और अगर आपने अब तक बोरिंग काम से दोस्ती नहीं की है, तो सोचिए, जब शुरुआत का जोश खत्म हो जाएगा तब आप किस सहारे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि आगे एक ऐसी सच्चाई आने वाली है जो बहानों को पूरी तरह नंगा कर देगी और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। अगर आपको लग रहा है कि अब तक बात सिर्फ आदतों और सोच तक सीमित है, तो जरा रुकिए। अब बात उस चीज पर आने वाली है जिससे ज्यादातर लोग नजरें चुरा लेते हैं। सच बताऊं, एक्शन की सबसे बड़ी दुश्मन आलस नहीं, डर भी नहीं, बल्कि अधूरापन है। स्कॉट बेल्स्की यहां जो कहता है वह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन असर में बहुत बड़ा है। वह कहता है कि इंसान काम से नहीं, अधूरे काम से थकता है। और अगर यह बात आपने आज तक नहीं समझी तो आपकी जिंदगी में एक अजीब सी भारीपन हमेशा रहेगा। यह लाइन सुनिए, ज्यों की त्यों इनकम्प्लीट वर्क क्रिएट्स मेंटल रेसिड्यू। अब इसे सीधे बिना घुमाए समझिए। अधूरा काम दिमाग में कचरा छोड़ जाता है। वह पीछे पीछे चलता रहता है। आप उसे देख नहीं पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। एक बेचैनी, एक बोझ, एक हल्का सा अपराध बोध। और यही मानसिक शोर आपकी ऊर्जा चुपचाप खा जाता है। अब यह सिर्फ किताब की बात नहीं है, यह आपकी रोज की हालत है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो काम कर रहा हूं, फिर भी थक जाता हूं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे काम कर रहे होते हैं लेकिन खत्म कुछ नहीं करते। किताब यहां एक गलत धारणा तोड़ती है। हम मानते हैं कि शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। लेखक कहता है कि नहीं, सबसे मुश्किल होता है चीजों को पूरा करना, क्योंकि पूरा करना मतलब सामना करना, रिजल्ट से, जजमेंट से, और सबसे ज्यादा खुद से। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने चीजें अधूरी छोड़ना सीख लिया है तो आप अनजाने में खुद को यह सिखा रहे हैं कि आपका वादा भरोसे के लायक नहीं है। अब यह किसी और के लिए नहीं है, यह आपके लिए है। आपने कितनी बार खुद खुद से कहा कल पूरा कर लूंगा, और फिर कल आया और चला गया। स्कॉट बेल्स्की एक खतरनाक पैटर्न की बात करता है, द प्रोजेक्ट प्लेटो। वह कहता है कि हर प्रोजेक्ट एक जगह आकर सपाट हो जाता है। न मजा, न डर, न उत्साह।
बस एक सूखा सा चलना। और यही लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो गया है। किताब कहती है नहीं, यही सही जगह है। यह बौद्धम नहीं है, यह कमिटमेंट की परीक्षा है। अब यहां आईना, आपने भी ऐसा किया है। शुरुआत में जोश, बीच में रुचि, और फिर एक दिन सब फीका। और आपने खुद को समझाया, शायद यह मेरे लिए नहीं है। किताब कहती है नहीं, शायद आपने पहली बार किसी चीज को सच में करने की कोशिश की है और यही असहज लगता है। यहां लेखक एक और लाइन लिखता है, द मिडल इज वेयर मोस्ट ड्रीम्स क्वाइटली डाई। इसे ध्यान से सुनिए। सपने शुरुआत में नहीं मरते, न ही अंत में। वे बीच में चुपचाप दम तोड़ते हैं क्योंकि बीच में कोई तालियां नहीं होती, कोई तारीफ नहीं, कोई नया एहसास नहीं, बस रोज वही काम। और अगर आपने रोज के साधारण काम से रिश्ता नहीं बनाया तो आप हर बार वहीं गिरेंगे। यह लाइन खतरनाक है क्योंकि यह आपको आपके पैटर्न के सामने खड़ा कर देती है। यह कोई कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने कितनी बार बीच में छोड़ा है? ईमानदारी से बताइए। और अगर आपने छोड़ा है तो क्या आपने कभी सोचा कि शायद समस्या आप नहीं थे बल्कि आपकी उम्मीदें थीं? स्कॉट बेल्स्की यहां समाधान नहीं, सिस्टम देता है। वह कहता है छोटे छोटे खत्म। पूरा प्रोजेक्ट नहीं, छोटे टुकड़े खत्म करो। खत्म करने की आदत बनाओ क्योंकि हर खत्म दिमाग को यह सिग्नल देता है कि मैं भरोसे के लायक हूं। यह मोटिवेशन नहीं है, यह आत्मसम्मान की मरम्मत है। यहां भावनात्मक झटका धीरे आता है। अगर आप सालों से अधूरे काम ढो रहे हैं तो आप सिर्फ थके नहीं हैं, आप टूटे हुए हैं। टूटे इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को बार बार अधूरा छोड़ा है। और कोई भी इंसान यह बोझ लंबे समय तक नहीं उठा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, मैं पूरा करना सीख लूंगा। लेकिन रुकिए, किताब अभी आपको छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि पूरा करने के बाद जो आता है वह और भी ज्यादा डरावना है। वह है दिखना, दुनिया के सामने आना, जज होना। और यहीं से ज्यादातर लोग फिर रुक जाते हैं। भाग के अंत में एक असहज सच्चाई छोड़कर जाना जरूरी है। अगर अधूरापन आपको अंदर से खा रहा है, अगर बीच का हिस्सा आपको हर बार हरा देता है, तो सवाल यह नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं। सवाल यह है, जब पूरा करने का वक्त आएगा तब आप भागेंगे या खड़े रहेंगे। क्योंकि अगला टकराव वही है और वह आपको खुद से सामना करने पर मजबूर करेगा। अगर आपको लग रहा है कि अधूरापन ही सबसे बड़ा दुश्मन है, तो अब एक और सच्चाई सुन लीजिए। यह बात थोड़ी कड़वी है, इसलिए पहले ही चेतावनी दे देता हूं। यह हिस्सा सुनने के बाद आप अपने बारे में थोड़ा असहज महसूस करेंगे। स्कॉट बेल्स्की यहां जिस चीज पर हमला करता है वह है पहचान। वह कहता है कि ज्यादातर लोग एक्शन से नहीं, अपनी बनाई हुई पहचान से बंधे रहते हैं। और यही बंधन सबसे मजबूत होता है। सच बताऊं, हम खुद को किसी लेबल से बचाते हैं। मैं परफेक्शनिस्ट हूं, मैं क्रिएटिव इंसान हूं, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं अभी सीख रहा हूं। ये सब सुनने में मासूम लगते हैं, लेकिन किताब कहती है यह लेबल नहीं है, यह छुपने की जगहें हैं। जैसे ही आप खुद को किसी पहचान में कैद करते हैं, आप उस पहचान के खिलाफ जाने से डरने लगते हैं। और एक्शन अक्सर वही मांगता है। यह लाइन ध्यान से सुनिए, ज्यों की त्यों वी प्रोटेक्ट आवर आइडेंटिटी मोर देन आवर प्रोग्रेस। अब इसे सीधा समझिए। हम आगे बढ़ने से ज्यादा अपनी छवि बचाने में लगे रहते हैं, क्योंकि अगर हमने कोशिश की और असफल हो गए तो हमारी बनाई हुई कहानी। अब यह सिर्फ लेखक की सोच नहीं है, यह आपका रोज का व्यवहार है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो बस सावधान रहता हूं। यहीं ज्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं। किताब कहती है सावधानी और टालने में फर्क है। सावधानी आपको आगे बढ़ाती है, टालना आपको सुरक्षित महसूस कराता है। और इंसान अक्सर सुरक्षित महसूस करने को ही समझदारी मान लेता है। लेकिन सुरक्षा और प्रगति अक्सर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने खुद को किसी पहचान में फिक्स कर लिया है तो आप नई हरकत नहीं कर पाएंगे।
लेखक कहता है कि एक्शन लेने वाला इंसान खुद को लर्नर मानता है, एक्सपर्ट नहीं, क्योंकि लर्नर गलती कर सकता है, एक्सपर्ट नहीं। और जैसे ही आप खुद को एक्सपर्ट मान लेते हैं, आप गलती से डरने लगते हैं। और डर मतलब रुकना। अब यहां आईना। आपने भी कभी कहा होगा, अब मैं इतना सीख चुका हूं कि गलती नहीं कर सकता, और उसी दिन से आपका एक्शन धीमा पड़ गया। यह संयोग नहीं है, यह पैटर्न है। किताब कहती है जैसे ही सीखने की जगह साबित करने की इच्छा आती है, प्रगति रुक जाती है। स्कॉट बेल्स्की यहां एक और मानसिक जाल दिखाता है, रेप्यूटेशन डेट। वह कहता है कि हम अपने पुराने काम की इज्जत को बचाने के लिए नए काम से बचते हैं, क्योंकि नया काम पुराने से कमजोर लग सकता है। यह बात खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपकी पिछली सफलता आपकी आने वाली सफलता की दुश्मन बन सकती है। अब यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी कभी सोचा होगा, जो मैंने पहले किया वैसा फिर नहीं कर पाऊंगा, और इसी डर में आपने नया शुरू ही नहीं किया। किताब कहती है, अगर आप अपनी पहचान को जंग लगने देंगे तो वह आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। यहां भावनात्मक झटका आता है। अगर आप हर कदम पर यह सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो आप असल में अपनी जिंदगी नहीं जी रहे। आप अपनी छवि की नौकरी कर रहे हैं, और इस नौकरी में प्रमोशन कभी नहीं मिलता, सिर्फ थकान मिलती है। लेखक एक खतरनाक अभ्यास सुझाता है, सेपरेट सेल्फ फ्रॉम वर्क। मतलब आप जो करते हैं वह आप नहीं हैं। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसे मानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही आप अपने काम को खुद से अलग करेंगे, जजमेंट का डर कम हो जाएगा, और जजमेंट कम हुआ तो एक्शन आसान होगा। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर लोग मुझे गलत समझ लें तो? किताब साफ कहती है, लोग वैसे भी समझेंगे। सवाल यह नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, सवाल यह है कि आप किस डर को अपनी जिंदगी चलाने देंगे। यह लाइन आपको थोड़ा हिला सकती है। अगर आपकी पहचान आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो वह पहचान आपकी नहीं, आपका पिंजरा है। और पिंजरे में बैठकर कोई भी उड़ान की बात नहीं कर सकता। भाग के अंत में एक सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। अगर आपने खुद को किसी लेबल, किसी छवि, किसी पुराने सच में बांध रखा है, तो सोचिए जब एक्शन उस पहचान को तोड़ने आएगा, तब आप क्या बचाएंगे? अपनी छवि या अपनी जिंदगी? क्योंकि आगे जो आने वाला है वह इस टकराव को और तीखा बना देगा, और वहां बहाने काम नहीं आएंगे। अगर अब तक आपको लग रहा है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है, तो आप सही दिशा में हैं। लेकिन अब एक और परत खुलेगी, और यह परत थोड़ी ज्यादा निजी है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पहले ही कह देता हूं, यहां से आप खुद को बचा नहीं पाएंगे। स्कॉट बेल्स्की यहां जिस चीज पर उंगली रखता है, वह है नियंत्रण का भ्रम। हम मानते हैं कि हम अपनी जिंदगी, अपने काम, अपने फैसलों के कंट्रोल में हैं। किताब कहती है नहीं, ज्यादातर लोग कंट्रोल में नहीं हैं, वे बस प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सच बताऊं, हमारा दिन हम नहीं चलाते। नोटिफिकेशन चलाते हैं, संदेश चलाते हैं, दूसरों की प्राथमिकताएं चलाती हैं। और फिर हम दिन के अंत में कहते हैं कि आज समय ही नहीं मिला। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। समय नहीं मिला नहीं होता, समय दे दिया जाता है। आपने भी दिया है, बस अपने काम को नहीं। लेख एक खतरनाक शब्द इस्तेमाल करता है, रिएक्टिव लिविंग। मतलब आप अपने दिन को जी नहीं रहे, झेल रहे हैं। जो सामने आया उसी पर प्रतिक्रिया। ईमेल आया जवाब, कॉल आया उठा लिया, काम आया कर लिया, और जो सबसे जरूरी था वह फिर कल पर चला गया। अब यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी रोज की दिनचर्या है। यहां एक गलत धारणा टूटती है। सोचते हैं कि पहले जिम्मेदारियां निपटा लें, फिर असली काम करेंगे। किताब कहती है, अगर आपने अपने असली काम को दिन के अंत के लिए छोड़ दिया, तो वह कभी नहीं होगा, क्योंकि दिन के अंत में आपके पास सिर्फ थकान होती है, साहस नहीं। यह सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही सच है। स्कॉट बेल्स्की यहां एनर्जी मैनेजमेंट की बात करता है, टाइम मैनेजमेंट की नहीं। वह कहता है कि सवाल यह नहीं है
कि आपके पास कितने घंटे हैं। सवाल यह है कि आपके पास कितनी साफ मानसिक ऊर्जा है। और यह ऊर्जा सबसे पहले खर्च हो जाती है अगर आपने उसे सुरक्षित नहीं रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो मजबूर हूं। यहीं ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। यह लाइन ध्यान से सुनिए, यू मस्ट प्रोटेक्ट योर बेस्ट एनर्जी फॉर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। अब इसे सरल हिंदी में समझिए। जो काम आपकी जिंदगी बदल सकता है, उसे वही समय और वही ऊर्जा मिलनी चाहिए जब आप सबसे बेहतर होते हैं। अगर आपने उसे बचे खुचे हिस्से डाल दिया तो आपने पहले ही हार मान ली। यह बात खतरनाक है क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप अपनी प्राथमिकता रोज साबित कर रहे हैं, बोलकर नहीं, करके। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि दिन भर सब कुछ करने के बाद भी अंदर एक खालीपन रह जाता है। किताब कहती है वह खालीपन इसलिए है क्योंकि आपने दिन में सब कुछ किया सिवाय उस काम के जो आपको आप बनाता है। यहां आईना। आपने भी शायद कहा होगा आज बहुत बिजी था, लेकिन ईमानदारी से बताइए आप बिजी थे या बिखरे हुए। किताब कहती है बिखराव थकाता है, काम नहीं। और बिखराव तब आता है जब आप हर चीज को हां कहते हैं। यहां भावनात्मक झटका अचानक आता है। हर बार जब आप अपने असली काम को किसी और की जरूरत के लिए टालते हैं तो आप खुद को थोड़ा थोड़ा बेचते हैं। एक दिन में यह महसूस नहीं होता, लेकिन सालों में यह आपकी पहचान को खा जाता है। फिर आप कहते हैं मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। किताब कहती है आप जानते थे, बस आपने उसे समय नहीं दिया। स्कॉट बेल्स की एक साधारण लेकिन कठोर नियम देता है सीमाएं बनाओ। हर अवसर स्वीकार मत करो। हर रिक्वेस्ट पर हां मत कहो। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि ना कहना मतलब किसी को निराश करना। और हम दूसरों को निराश करने से ज्यादा खुद को खो देना चुन लेते हैं। यह लाइन आपको चुभेगी अगर आप सबके लिए उपलब्ध हैं तो आप खुद के लिए अनुपलब्ध हैं। और जो इंसान खुद के लिए अनुपलब्ध है वह कितनी भी मेहनत कर ले आगे नहीं बढ़ पाता। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या सब छोड़ दूं? किताब ऐसा नहीं कहती। वह कहती है चुनो। और चुनाव हमेशा दर्द देता है, क्योंकि चुनने का मतलब कुछ छोड़ना होता है। लेकिन जो नहीं चुनता वह धीरे धीरे सब खो देता है। अंत में एक असहज सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। अगर आपकी ऊर्जा हर दिन दूसरों की प्राथमिकताओं में बह रही है, अगर आपका असली काम हमेशा कल पर जा रहा है, तो सोचिए जब साल खत्म होगा तब आपके पास क्या बचेगा। क्योंकि अगर आपने आज सीमाएं नहीं बनाई तो कल पछतावे की कोई सीमा नहीं होगी, और यहीं से अगली टकराहट जन्म लेती है। अगर अब तक आपको लग रहा है कि असली दुश्मन समय, लोग या परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि आपका बिखराव था, तो अब एक और सच्चाई सामने आएगी। और यह सच्चाई थोड़ी चुपचाप मार करती है। स्कॉट बेल्स्की यहां जिस चीज की बात करता है वह सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन यही वजह है कि लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वह कहता है कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। अब आप सोच रहे होंगे यह तो हम पहले भी सुन चुके हैं। यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सच बताऊं, हम इंटेंसिटी के दीवाने हैं। हमें तेज शुरुआत पसंद है, जोश, जुनून, रात रात भर जागना, अचानक सब कुछ बदल देने का सपना। किताब कहती है यही समस्या है, इंटेंसिटी थकाती है, कंसिस्टेंसी दिखती नहीं, इसलिए टिकती है। क्योंकि वह दिखती नहीं, हम उसे गंभीरता से नहीं लेते। फिर कुछ हफ्तों बाद कहते हैं मेरे अंदर वही आग नहीं रही। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आग नहीं बुझी, आप जलकर थक गए, क्योंकि आपने खुद को मैराथन के लिए स्प्रिंट कराया। किताब यहां एक भ्रम तोड़ती है। हम मानते हैं कि अगर आज बहुत जोर से करेंगे तो कल आसान जाएगा। लेखक कहता है नहीं, कल आसान तब होता है जब आज थोड़ा लेकिन रोज किया जाए। अब यहां रुकिए। आपने भी ऐसा किया है। कुछ दिन पूरे मन से लगे, फिर अचानक सब छोड़ दिया और खुद से कहा मैं कंसिस्टेंसी वाला इंसान नहीं हूं। किताब कहती है यह आपकी पहचान नहीं है, यह आपकी रणनीति की गलती है। आपने खुद से वो वादा किया ही नहीं था
जिसे निभाया जा सके। स्कॉट बेल्स्की एक खतरनाक लेकिन सच्ची बात कहता है, कंसिस्टेंसी बॉर्डम मांगती है। रोज वही काम, वही समय, वही प्रयास। और दिमाग को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि दिमाग नया चाहता है, एक्साइटमेंट चाहता है। लेकिन प्रकृति को एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, उसे भरोसा चाहिए। और भरोसा धीरे बनता है। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी देखा होगा, जब शुरुआत का नयापन खत्म होता है, तब आप बहाने ढूंढने लगते हैं। किताब कहती है यही असली टेस्ट है। जब कोई देख नहीं रहा, जब तारीफ नहीं मिल रही, जब रिजल्ट अभी दूर है, अगर आप वहां टिक गए तो खेल बदल जाता है। यह लाइन ज्यों की त्यों सुनिए, मोमेंटम इज क्रिएटेड बाय शोइंग अप इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। अब इसे सरल हिंदी में समझिए। आगे बढ़ने की ताकत तब बनती है जब आप मन न होने पर भी आते हैं। और अगर आपने यह नियम नहीं सीखा तो आप हमेशा मूड के गुलाम रहेंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपको खुद को बचाने का मौका नहीं मिलेगा। आज मन नहीं था, अब वैध बहाना नहीं रहेगा। और यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि बहाने छोड़ना दर्द देता है। अब यहां आईना फिर से। आपने भी कभी कहा होगा, कल से पक्का। किताब कहती है कल से कुछ नहीं होता, आज से थोड़ा होता है। इतना थोड़ा कि आप उसे न करने का बहाना भी न बना सकें। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब है टूटना फिर लौट आना। यहां भावनात्मक झटका धीरे आता है। अगर आप हर बार टूटने के बाद लौटना सीख लेते हैं, तो कोई भी ब्रेक आपको खत्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने टूटते ही छोड़ना सीख लिया, तो हर छोटा झटका आपकी पहचान को हिला देगा। फिर आप खुद को कमजोर मानने लगेंगे, जबकि सच्चाई यह है कि आपने कभी लौटने की प्रैक्टिस ही नहीं की। स्कॉट बेल्स्की कहता है कि प्रोग्रेस अक्सर अदृश्य होती है, और यही वजह है कि लोग बीच में रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा। किताब कहती है कुछ हो रहा है, बस आप उसे अभी देख नहीं सकते। जैसे बीज मिट्टी के नीचे काम करता है। अगर आपने हर दिन मिट्टी खोदकर देखने की कोशिश की, तो बीज मर जाएगा। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया, तो अब आप तुरंत नतीजे की मांग नहीं कर पाएंगे। आपको भरोसा करना पड़ेगा, और भरोसा बिना सबूत के करना पड़ता है। यही कारण है कि कंसिस्टेंसी बहादुरों का खेल है। अंत में एक असहज एहसास छोड़कर जाना जरूरी है। अगर आप सिर्फ तब काम करते हैं जब मन होता है, अगर आपकी मेहनत मूड पर निर्भर है, तो सोचिए जब जिंदगी सच में कठिन हो जाएगी, तब आप किस सहारे टिकेंगे? क्योंकि आगे जो आने वाला है, वह कंसिस्टेंसी से भी आगे की मांग करेगा, और वहां सिर्फ आदत नहीं, हिम्मत काम आएगी। अगर आपको लग रहा है कि अब तक की सारी बातें आपको थोड़ा मजबूत बना रही थीं, तो अब एक ऐसी सच्चाई आएगी जो मजबूती नहीं, नंगापन मांगती है। यह वह जगह है जहां ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं। स्कॉट बेल्स्की यहां जिस विषय को छूता है, वह है डर को लेकर हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी। हम मानते हैं कि डर चला जाएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। किताब कहती है नहीं, डर कभी नहीं जाता, आप बस उसके साथ चलना सीखते हैं। सच बताऊं, अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब डर नहीं लगेगा, तो आप इंतजार ही करते रह जाएंगे। क्योंकि डर कोई बीमारी नहीं है, वह एक संकेत है। संकेत कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपके पुराने दायरे से बाहर है, और दायरे से बाहर जाना दिमाग को खतरा लगता है। यह लाइन ज्यों की त्यों सुनिए, फियर इज नॉट द एनिमी ऑफ एक्शन, कंफर्ट इज। अब इसे सीधे समझिए। डर आपको नहीं रोकता, आराम रोकता है। डर के साथ भी इंसान कदम उठा सकता है, लेकिन आराम छोड़ने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर जिंदगियां सुरक्षित रहते रहते छोटी रह जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो डरता ही नहीं हूं। यही लोग खुद से झूठ बोलते हैं। किताब कहती है डर हमेशा तेज आवाज में नहीं आता। कभी कभी वह तर्क बनकर आता है, अभी सही समय नहीं है, पहले थोड़ा और सीख लूं, यह रिस्की है।
ये सब डर के ही सभ्य रूप हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने अपने फैसलों को हमेशा सुरक्षित रखा है तो आपने कभी खुद को परखा ही नहीं। आपने कि आप कितना सह सकते हैं, और बिना परखे कोई भी इंसान खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। स्कॉट बेल्स्की यहां एक और खतरनाक अवधारणा लाता है, फियर ड्रिवन प्रोडक्टिविटी। मतलब आप डर की वजह से काम कर रहे हैं। डेडलाइन का डर, लोगों की नाराजगी का डर, नौकरी जाने का डर। यह काम तो करवाता है लेकिन आगे नहीं बढ़ाता, क्योंकि जैसे ही डर हटता है आप रुक जाते हैं। किताब कहती है जो काम डर से चलता है वह टिकता नहीं। अब यहां आईना। आपने भी कई बार आखिरी समय पर काम किया है, पूरा जोर लगाया, रिजल्ट भी आया, और आपने खुद से कहा मैं तो दबाव में अच्छा करता हूं। किताब कहती है नहीं, आप बस डर के गुलाम हैं, और गुलामी में कोई भी लंबी यात्रा तय नहीं कर पाता। यह लाइन खतरनाक है। अगर आपका एक्शन डर से आता है तो आपकी दिशा डर तय करेगा, और डर कभी ऊंचा लक्ष्य नहीं चुनता। वह हमेशा आपको सुरक्षित, छोटा और सीमित रखता है। यहां भावनात्मक झटका आता है। जब आप हर कदम डर के हिसाब से चुनते हैं तो धीरे धीरे आपकी दुनिया सिकुड़ जाती है। आप वही करते हैं जो आपने पहले किया है, वही सोचते हैं जो पहले सोचा है, और एक दिन आपको एहसास होता है कि जिंदगी बदल ही नहीं रही, जबकि असल में आप ही नहीं बदले। स्कॉट बेल्स्की कहता है कि साहस कोई भावना नहीं है, वह एक व्यवहार है। डर के बावजूद दिखना, डर के बावजूद बोलना, डर के बावजूद कुछ अधूरा दुनिया को दिखाना। यह सुनने में भारी लगता है, लेकिन यही वह जगह है जहां असली एक्शन शुरू होता है। अब यह सिर्फ किताब की बात नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी कुछ शुरू करने से पहले सोचा होगा, अगर लोग हंसेंगे तो, और उसी सवाल ने आपको रोक दिया। किताब कहती है लोग हंसेंगे। सवाल यह है कि आप रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे। यह लाइन आपको थोड़ा हिला सकती है। अगर आपने डर से दोस्ती नहीं की तो डर आपका मालिक और मालिक बनकर वह आपको सुरक्षित तो रखेगा, लेकिन जिंदा नहीं। अंत में एक बेचैन करने वाला सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। अगर डर आज भी आपके फैसले चला रहा है, अगर आराम आपकी सीमा तय कर रहा है, तो सोचिए जब मौका आएगा तब आप किसे चुनेंगे? वह जिंदगी जो परिचित है, या वह जिंदगी जो अभी डरावनी लगती है? क्योंकि आगे जो आने वाला है वह डर से भी गहरी चीज मांगेगा, जिम्मेदारी, और वहां बच निकलना आसान नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि डर के बाद अब रास्ता साफ हो जाएगा, तो यहीं एक और भ्रम टूटेगा। सच बताऊं, डर से आगे निकलने के बाद भी चीजें आसान नहीं होती, बल्कि वहां एक नया बोझ आपका इंतजार करता है, जिम्मेदारी। स्कॉट बेल्स्की यहां जिस बात पर जोर देता है वह बहुत लोग सुनना नहीं चाहते। वह कहता है कि ज्यादातर लोग आजादी नहीं चाहते, वे बिना जिम्मेदारी के आजादी चाहते हैं, और ऐसी आजादी कहीं नहीं मिलती। यह लाइन ज्यों की त्यों सुनिए, ओनशिप इज हैवियर देन फ्रीडम। अब इसे सीधा समझिए, किसी चीज का मालिक होना भारी होता है, क्योंकि अब आप दोष नहीं दे सकते, न समय को, न हालात को, न लोगों को। अब अगर कुछ नहीं हुआ तो उंगली सीधे आप पर उठेगी, और यही वजह है कि लोग आधा आधा एक्शन लेते हैं, ताकि पूरा दोष उन पर न आए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। यहीं ज्यादातर लोग खुद को गलत समझते हैं। किताब कहती है जिम्मेदारी लेना मतलब सिर्फ गलती मान लेना नहीं। जिम्मेदारी लेना मतलब यह मान लेना कि समाधान भी आपको ही ढूंढना है, और यह बहुत भारी पड़ता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने कभी कहा है अगर ये हालात बेहतर होते तो मैं भी कर लेता, तो आपने जिम्मेदारी से दूरी बनाई है। क्योंकि जिसने जिम्मेदारी ले ली वह हालात का इंतजार नहीं करता, वह हालात के अंदर काम ढूंढता है। स्कॉट बेल्स्की यहां एक खतरनाक पैटर्न की बात करता है, शेयर्ड ओनशिप इल्यूजन। मतलब सबका काम है इसलिए किसी का नहीं, टीम में, परिवार में, या खुद के सपनों में भी। जब जिम्मेदारी बंट जाती है तो एक्शन गायब हो जाता है, क्योंकि हर कोई सोचता है
कोई और कर लेगा। अब यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी कई बार कहा होगा सब मिलकर करेंगे, और फिर किसी ने नहीं किया। किताब कहती है जब तक कोई एक इंसान पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता तब तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ता, और अक्सर वह इंसान अकेला पड़ जाता है। यहां भावनात्मक झटका आता है। जिम्मेदारी अकेली होती है। जब चीजें खराब होती हैं तो कोई साथ नहीं खड़ा होता। सब सलाह देते हैं लेकिन बोझ उठाने नहीं आते, और यही वजह है कि लोग बीच में ही रुक जाते हैं, क्योंकि अकेले खड़े रहना आसान नहीं होता। स्कॉट बेल्स्की एक और गहरी बात कहता है, ओनरशिप क्रिएट्स अर्जेंसी। जब आप किसी चीज के मालिक होते हैं तब आप टाल नहीं सकते, क्योंकि अब नुकसान आपका है, और यही अर्जेंसी एक्शन को तेज नहीं साफ बनाती है। अब आप बकवास में समय नहीं गंवाते। यह लाइन खतरनाक है। अगर आप अभी भी हम के पीछे छुप रहे हैं तो आप असल में खुद से भाग रहे हैं, क्योंकि मैं कहना साहस मांगता है, और साहस हर किसी के बस की बात नहीं। अब यहां आईना। आपने भी कभी खुद से कहा होगा अगर सब साथ देते तो मैं आगे बढ़ जाता। किताब कहती है अगर आपने खुद का साथ नहीं दिया तो कोई भी साथ काफी नहीं होगा, क्योंकि अंत में काम आपको ही करना है। यहां एक असहज सच्चाई आती है। जिम्मेदारी लेने के बाद बहाने खत्म हो जाते हैं, और बहाने खत्म होना बहुत डरावना होता है, क्योंकि अब आप खुद को मासूम नहीं मान सकते। अब आप कारण हैं। स्कॉट बेल्स्की कहता है कि ओनशिप लेने का मतलब है परिणाम को स्वीकार करना, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। और यही वजह है कि लोग आधे रास्ते पर उतर जाते हैं। पूरा उतरने में डर लगता है। अंत में एक बेचैन करने वाला सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। अगर आपने आज भी जिम्मेदारी को बांट रखा है, अगर आप आज भी खुद को आधा मालिक बनाए हुए हैं, तो सोचिए जब नतीजे आएंगे तब आप किसे दोष देंगे, क्योंकि आगे जो आने वाला है वहां दोष देने की जगह ही नहीं होगी, वहां सिर्फ परिणाम होंगे। अगर आपको लग रहा है कि जिम्मेदारी लेने के बाद अब रास्ता सीधा हो जाएगा, तो यहीं एक और सच्चाई सामने आएगी। यह सच्चाई बहुत लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि यह सीधे दिखावे पर हमला करती है। स्कॉट बेल्स्की यहां जिस चीज की बात करता है वह है दिखने की लत। हम मानते हैं कि अगर हम दिख रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। किताब कहती है नहीं, दिखना और बढ़ना अक्सर एक दूसरे के उलट होते हैं। सच बताऊं, हमें बिजी दिखना पसंद है। मीटिंग्स, कॉल्स, अपडेट्स, पोस्ट्स, ये सब हमें एक झूठा संतोष देते हैं कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन लेखक कहता है कि असली एक्शन अक्सर चुपचाप होता है। इतना चुपचाप कि बाहर से कुछ भी बदलता हुआ नहीं लगता। और क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा, हम घबरा जाते हैं। यह लाइन ज्यों की त्यों सुनिए, विजिबिलिटी इज नॉट प्रोग्रेस। अब इसे सीधा समझिए। दिखना आगे बढ़ना नहीं है। कई बार दिखना सिर्फ शोर है। और शोर हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वह हमें महत्वपूर्ण महसूस कराता है। लेकिन महत्व और प्रगति अलग चीजें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन दिखना भी तो जरूरी है। किताब मना नहीं करती, वह सिर्फ चेतावनी देती है। वह कहती है अगर आपने दिखने को प्राथमिकता बना लिया तो आप गहराई खो देंगे, क्योंकि गहराई वक्त मांगती है, एकांत मांगती है और धैर्य मांगती है, और ये सब चीजें दिखती नहीं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप हर दिन यह साबित करने में लगे हैं कि आप कितने व्यस्त हैं, तो आप असल में खुद को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप महत्वपूर्ण हैं। किताब कहती है जो इंसान आगे बढ़ रहा होता है उसे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती। स्कॉट बेल्स्की यहां एक और खतरनाक आदत की बात करता है, परफॉर्मेटिव वर्क। मतलब काम ऐसा करना जो देखा जाए, सराहा जाए, लेकिन जो सच में जरूरी है उसे टाल देना क्योंकि वह बोरिंग है, चुप है और अपलॉज नहीं देता। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी रोज की आदत है। अब यहां आईना। आपने भी कभी ऐसा काम चुना है जो दिखे, बजाय उस काम के जो बदल दे। आपने भी कभी सोचा होगा यह काम बाद में कर लूंगा। किताब कहती है वही काम सबसे पहले करना था। यह लाइन खतरनाक है
अगर आप अपलॉज से डायरेक्शन ले रहे हैं तो आपकी दिशा कभी आपकी नहीं होगी, क्योंकि तालियां हमेशा वहां बजती हैं जहां भीड़ होती है, और भीड़ कभी नया रास्ता नहीं चुनती। यहां भावनात्मक झटका आता है। अब आप लंबे समय तक दिखने में लगे रहते हैं तो एक दिन आप खाली महसूस करने लगते हैं। बहुत कुछ किया लेकिन कुछ बना नहीं। किताब कहती है वह खालीपन इसलिए है क्योंकि आपने दिखने को जिया, बनने को नहीं। स्कॉट बेल्स्की कहता है कि असली काम अक्सर असुविधाजनक होता है। वह आपको दूसरों से अलग कर देता है, क्योंकि जब आप गहराई में जाते हैं तो शोर से दूर जाना पड़ता है, और शोर छोड़ना डरावना होता है क्योंकि वहीं आपकी पहचान बनी हुई थी। यह लाइन आपको थोड़ा हिला सकती है। अगर आप हर दिन कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आप कुछ बनने से डर रहे हैं, क्योंकि बनना समय लेता है और समय में कोई गारंटी नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या सब चुपचाप करूं? किताब ऐसा नहीं कहती। वह कहती है संतुलन सीखो। पहले बनो, फिर दिखो। पहले नींव रखो, फिर दीवारें दिखाओ। उल्टा किया तो इमारत गिर जाएगी। अंत में एक असहज सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। अगर आज आपकी जिंदगी में बहुत शोर है लेकिन कम गहराई है, अगर आप दिख रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे, तो सोचिए, क्या आप सच में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ खुद को व्यस्त दिखाने में माहिर हो गए हैं? क्योंकि आगे जो आने वाला है वह शोर नहीं, सच मांगेगा। अगर आपको लग रहा है कि अब तक की सारी बातें बाहर की दुनिया से जुड़ी थीं, तो अब कहानी अंदर की ओर मुड़ती है। यह वह जगह है जहां शोर, लोग, डर, जिम्मेदारी सब पीछे छूट जाते हैं, और सामने आता है एक अकेला सवाल, आप खुद से कितने ईमानदार हैं? स्कॉट बेल्स्की यहां जिस चीज को सबसे खतरनाक मानता है वह है सेल्फ डिसेप्शन, खुद से झूठ बोलना। क्योंकि दुनिया को धोखा देना मुश्किल है, लेकिन खुद को धोखा देना बहुत आसान। सच बताऊं, हम खुद से झूठ अक्सर बुरे इरादे से नहीं बोलते। हम खुद को बचाने के लिए बोलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं धीरे चलता हूं, मैं अलग तरह से काम करता हूं। किताब कहती है यह सब सच लग सकता है, लेकिन एक सवाल पूछिए, क्या इसका कोई ठोस सबूत है? अगर नहीं तो वह झूठ है। नरम झूठ, लेकिन झूठ। ये लाइन ज्यों की त्यों सुनिए, द मोस्ट डेंजरस लाइज आर द वंस वी टेल आवरसेल्व्स। अब इसे सीधे समझिए। सबसे खतरनाक झूठ वो होते हैं जो हम खुद को सुनाते हैं, क्योंकि वहां कोई चुनौती नहीं देता, कोई पकड़ नहीं बनाता, और धीरे धीरे वही झूठ आपकी पहचान बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। यहीं किताब रुकती है और कहती है, क्या वाकई? या आप बस वही दोहरा रहे हैं जो आपको सुकून देता है? यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने खुद से कभी कड़वा सवाल नहीं पूछा तो आप अपने सच के पास भी नहीं पहुंचे। स्कॉट बेल्स्की यहां एक कठोर अभ्यास की बात करता है, ब्रूटल सेल्फ रिव्यू। मतलब हर हफ्ते बिना भावुक हुए खुद से पूछना, मैंने क्या कहा था और मैंने क्या किया? यह आसान नहीं है, क्योंकि यहां बहाने नहीं चलते, यहां कहानी नहीं चलती, सिर्फ तथ्य चलते हैं। यह सिर्फ किताब की बात नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार खुद को बिजी दिखाकर यह मान लिया कि आप आगे बढ़ रहे हैं। किताब कहती है बिजी होना एक भावना है, प्रगति एक तथ्य है, और तथ्य को मापा जाता है। यह लाइन खतरनाक है। अगर आपने अपनी प्रगति को मापना छोड़ दिया है तो आपने सच जानना छोड़ दिया है, क्योंकि बिना मापे हर चीज ठीक लग सकती है। यहां भावनात्मक झटका आता है। जब आप पहली बार ईमानदारी से खुद को देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है, निराशा होती है, लेकिन किताब कहती है यही वह जगह है जहां बदलाव शुरू होता है, क्योंकि बिना देखे कोई भी घाव ठीक नहीं होता। स्कॉट बेल्स्की कहता है कि क्लैरिटी कंफर्ट से ज्यादा जरूरी है। आराम आपको बचाता है, क्लैरिटी आपको आगे बढ़ाती है, और क्लैरिटी पाने के लिए आपको कुछ समय के लिए असहज होना पड़ेगा। यह सौदा हर कोई नहीं करता। अब यहां आईना। आपने भी शायद कभी कुछ हफ्तों के बाद खुद से कहा होगा, अरे कुछ खास बदला ही नहीं।
किताब कहती है बदला नहीं, क्योंकि आपने देखा ही नहीं, आपने सिर्फ उम्मीद की। यह लाइन आपको थोड़ा हिला सकती है। अगर आप अपने आंकड़ों से डरते हैं तो आप अपने सच से डरते हैं। और जो इंसान सच से डरता है वह आगे कैसे बढ़ेगा? अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर चीज को मापूं? किताब संतुलन की बात करती है। वह कहती है मापो वही जो मायने रखता है, वही जो आपके असली काम से जुड़ा है, बाकी शोर है। अंत में एक बेचैन करने वाला सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। अगर आपने आज तक खुद से ईमानदारी से हिसाब नहीं लिया, अगर आपने अपने काम को सिर्फ महसूस किया है, मापा नहीं है, तो सोचिए, क्या आप सच में बढ़ रहे हैं या बस खुद को बेहतर महसूस कराने में माहिर हो गए हैं? क्योंकि आगे जो आने वाला है वह हिसाब से भी आगे जाएगा, वह आपसे त्याग मांगेगा। अगर आपको लग रहा है कि खुद से ईमानदार हो जाना ही सबसे कठिन था, तो अब एक और सच्चाई सामने आएगी जो उससे भी ज्यादा भारी है। यह वह जगह है जहां ज्यादातर लोग चुपचाप पीछे हट जाते हैं। स्कॉट बेल्स्की यहां जिस शब्द का इस्तेमाल करता है वह सुनने में साधारण है, लेकिन असर में बहुत गहरा सैक्रिफाइस, त्याग। क्योंकि एक्शन सिर्फ करने की बात नहीं है, एक्शन छोड़ने की भी कीमत मांगता है। सच बताऊं, ज्यादातर लोग यह मानकर चलते हैं कि वे सब कुछ कर सकते हैं, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। किताब कहती है नहीं। अगर आपने सब कुछ पकड़े रखा तो आप किसी एक चीज को कसकर नहीं पकड़ पाएंगे। प्रगति चयन मांगती है, और चयन का मतलब है कुछ चीजों को जानबूझकर पीछे छोड़ देना। यह लाइन ज्यों की त्यों सुनिए, एवरी मीनिंगफुल परसूट रिक्वायर्स गिविंग समथिंग अप। अब इसे सीधा समझिए, जो भी चीज सच में मायने रखती है वह कुछ न कुछ छीनती है। समय, आराम, रिश्ते, पहचान, कुछ तो जाएगा। और अगर आपने यह कीमत देने का फैसला नहीं किया तो आप सिर्फ सपना देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन संतुलन भी तो जरूरी है। किताब संतुलन का मजाक नहीं उड़ाती, लेकिन वह भ्रम जरूर तोड़ती है। वह कहती है शुरुआती दौर में संतुलन एक झूठ है, क्योंकि जब आप कुछ नया बनाते हैं तो उसे ज्यादा जगह चाहिए, ज्यादा ध्यान चाहिए, और यह ध्यान कहीं से तो कटेगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सब खुश रहें और आप भी आगे बढ़ें, तो अक्सर दोनों एक साथ नहीं होता। और यही वजह है कि लोग अपने लक्ष्य को छोटा कर लेते हैं ताकि त्याग न करना पड़े। स्कॉट बेल्स्की यहां एक खतरनाक पैटर्न की बात करता है, कंफर्ट ट्रेड ऑफ्स अवॉइडेंस। मतलब आप उन फैसलों से बचते हैं जिनमें आराम खोना पड़े, और फिर खुद को समझाते हैं कि अभी समय ठीक नहीं है। किताब कहती है समय कभी ठीक नहीं होता। आप या तो कीमत चुकाते हैं या सपना छोड़ते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी कभी सोचा होगा जब सब सेट हो जाएगा तब शुरू करूंगा। किताब कहती है अगर आप सब सेट होने का इंतजार कर रहे हैं तो आप कभी शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि सेट होना ही यात्रा है। यह लाइन खतरनाक है। अगर आप बिना त्याग के आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं। और सुरक्षा में कोई भी बड़ी चीज पैदा नहीं होती। यहां भावनात्मक झटका आता है। जब आप पहली बार किसी चीज को जानबूझकर छोड़ते हैं तो दर्द होता है, फोमो आता है, लगता है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। किताब कहती है हां, आप मिस कर रहे हैं, और यही सबूत है कि आपने सही चुनाव किया है। स्कॉट बेल्स्की कहता है कि त्याग का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। त्याग का मतलब है भविष्य को प्राथमिकता देना, आज का आराम कल की दिशा के बदले। और यह सौदा हर कोई नहीं कर पाता। अब यहां आईना। आपने भी शायद कभी कहा होगा अभी बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। किताब कहती है हां, सवाल यह नहीं है कि छोड़ना पड़ेगा या नहीं, सवाल यह है आप क्या छोड़ेंगे। यह लाइन आपको थोड़ा हिला सकती है। अगर आपने कभी किसी चीज के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, तो शायद आपने कभी किसी चीज को सच में चुना ही नहीं। शंत में एक बेचैन करने वाला सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में आज भी सब कुछ भरा हुआ है, अगर आपके पास हर चीज के लिए समय है,
तो सोचिए आप किस चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह त्याग के बाद भी आसान नहीं होगा। वहां आपको धैर्य की परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर आपको अब तक लग रहा है कि त्याग करने के बाद रास्ता साफ हो जाएगा, तो यहीं सबसे बड़ी गलतफहमी टूटती है। सच बताऊं, त्याग सिर्फ दरवाजा खोलता है, मंजिल नहीं देता। उसके बाद जो आता है वह बहुत शांत होता है, इतना शांत कि ज्यादातर लोग वहीं घबरा जाते हैं। स्कॉट बेल्स्की यहां जिस चीज की बात करता है वह है धैर्य। लेकिन वह धैर्य नहीं जैसा हम आमतौर पर समझते हैं। यह इंतजार करने वाला धैर्य नहीं है, यह बिना नतीजे दिखे काम करते रहने वाला धैर्य है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पहले ही कह देता हूं, यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग टूटते हैं। क्योंकि अब न तो उत्साह बचा होता है, न डर का एड्रेनालिन, न नई शुरुआत का रोमांच। बस रोज का काम, रोज का दोहराव और एक लंबा सन्नाटा। किताब कहती है अगर आप इस सन्नाटे से डर गए तो आपने जितना भी आगे बढ़ा था सब वहीं खत्म हो जाएगा। यह लाइन ज्यों की त्यों सुनिए, प्रोग्रेस इज ऑफन साइलेंट। अब इसे सीधे समझिए, असली प्रगति शोर नहीं करती, वह चुपचाप होती है। और क्योंकि वह चुपचाप होती है, हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा। यहीं ज्यादातर लोग खुद को गलत समझ लेते हैं। स्कॉट बेल्स्की कहता है कि दिमाग को तुरंत रिवॉर्ड चाहिए, तुरंत संकेत चाहिए कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन जिंदगी ऐसा कोई डैशबोर्ड नहीं देती। और जो इंसान हर दिन यह देखने में लगा रहता है कि कितना आगे बढ़ा, वह आगे बढ़ने से ज्यादा खुद को मापने में उलझ जाता है। यह सिर्फ किताब की बात नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी कुछ हफ्तों तक लगातार काम किया होगा, फिर एक दिन अचानक पूछा होगा, इसका फायदा क्या? किताब कहती है यही सवाल सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यह सवाल आपको पीछे खींचता है, आगे नहीं। यहां एक गलत धारणा टूटती है। हम मानते हैं कि अगर सही दिशा में होंगे तो अच्छा महसूस होगा। लेखक कहता है नहीं, सही दिशा में होने का एहसास अक्सर बाद में आता है। पहले भ्रम आता है, थकान आती है, शक आता है। अगर आपने इन तीनों से लड़ना नहीं सीखा तो आप हर बार बीच में रुकेंगे। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी अगर आपको हर दिन अपने फैसले पर भरोसा दिलाना पड़ रहा है। तो शायद आप भरोसे को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। किताब कहती है भरोसा भावना नहीं है, भरोसा व्यवहार से बनता है। रोज आना, रोज करना, भले ही मन न हो। अब यहां आईना। आपने भी शायद सोचा होगा इतना करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किताब कहती है फर्क पड़ रहा है, बस वह अभी आपकी आंखों के सामने नहीं है। और यही कारण है कि धैर्य इतना दुर्लभ है, क्योंकि इसमें विश्वास बिना सबूत के करना पड़ता है। स्कॉट बेल्स्की यहां एक बहुत ही गहरी बात कहता है, पेशेंस इज एन एक्टिव स्टेट, नॉट पैसिव। अब इसे समझिए, धैर्य का मतलब चुप बैठना नहीं है। धैर्य का मतलब है काम करते रहना, बिना तालियों के, बिना तारीफ के, बिना पुष्टि के। और यह इंसान के अहंकार के लिए सबसे कठिन काम है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको रोज तारीफ चाहिए, रोज पहचान चाहिए, रोज यह महसूस करना है कि आप खास हैं, तो आप लंबे समय तक किसी भी कठिन चीज के साथ नहीं रह पाएंगे। क्योंकि कठिन चीजें चुप रहती हैं। यहां भावनात्मक झटका धीरे आता है। जब आप महीनों तक काम करते हैं और कोई फर्क दिखता नहीं, तो अंदर एक आवाज आती है, छोड़ दे। किताब कहती है यही आवाज असली परीक्षा है। यह आवाज आलस की नहीं है, यह आवाज थकान और अनिश्चितता की है। और अगर आपने इसे सच मान लिया तो आप पीछे लौट जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, तो मैं कब तक ऐसे ही चलता रहूं? किताब इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती, और यही इसकी ईमानदारी है। वह कहती है जब तक यह आपकी पहचान का हिस्सा न बन जाए, जब तक आप काम इसलिए न करें क्योंकि आप वही इंसान हैं जो करता है, न कि इसलिए कि आपको कुछ मिलना है। यह लाइन खतरनाक है। अगर आपका एक्शन सिर्फ नतीजों पर टिका है
तो नतीजे न मिलने पर आपका एक्शन मर जाएगा। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन टिक नहीं पाते। स्कॉट बेल्स्की यहां लॉन्ग आर्क थिंकिंग की बात करता है। मतलब हर दिन को एक के अलग परीक्षा मत बनाओ, उसे एक लंबी रेखा का छोटा सा बिंदु समझो। आज का दिन अगर भारी है तो भी रेखा आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर आप हर बिंदु पर रुककर फैसला लेने लगे तो रेखा कभी लंबी नहीं बनेगी। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी शायद कभी एक खराब हफ्ते के बाद सब कुछ छोड़ने का सोचा होगा। किताब कहती है एक हफ्ता आपकी दिशा तय नहीं करता, लेकिन एक फैसला कर सकता है। यहां एक और भ्रम टूटता है। हम सोचते हैं कि धैर्य का मतलब दर्द सहना है। किताब कहती है नहीं, धैर्य का मतलब है दर्द को समझना लेकिन उसे दिशा तय करने न देना। दर्द आएगा, बोरियत आएगी, शक आएगा। सवाल यह नहीं है कि ये आएंगे या नहीं, सवाल यह है क्या आप इनके बावजूद टिकेंगे। यह लाइन आपको थोड़ा हिला सकती है। अगर आप हर बार असहज होते ही रुक जाते हैं तो आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि असहजता के बाद क्या होता है। और अक्सर वही सबसे कीमती होता है। स्कॉट बेल्स्की एक बहुत साधारण लेकिन कठोर अभ्यास सुझाता है, फिक्स्ड एफर्ट डेज। मतलब कुछ दिन ऐसे तय करना जहां नतीजा कोई भी हो, आप काम करेंगे, अच्छा लगे या न लगे, मन हो या न हो। किताब कहती है इससे आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि काम भावना का गुलाम नहीं है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आप खुद को बचा नहीं पाएंगे। आज मन नहीं था, अब फिर से बहाना नहीं रहेगा, और बहाने छिनना दर्द देता है। यहां भावनात्मक झटका फिर आता है। जब आप लंबे समय तक बिना किसी बड़ी जीत के काम करते रहते हैं तो एक दिन अचानक आपको एहसास होता है आप बदल गए हैं। शायद दुनिया नहीं बदली, शायद हालात नहीं बदले, लेकिन आप बदल गए हैं, और वही असली जीत है। अब यह लेखक की बात नहीं है, यह अनुभव की बात है। आपने भी शायद किसी चीज में लंबे समय बाद यह महसूस किया होगा, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। किताब कहती है यही प्रगति है, दिखने वाली नहीं, बनने वाली। यह लाइन खतरनाक है। अगर आप सिर्फ बाहरी बदलाव ढूंढ रहे हैं तो आप अंदर के बदलाव को मिस कर देंगे, और बिना अंदर बदले बाहर कुछ भी स्थायी नहीं होता। अब अंत की ओर एक असहज एहसास छोड़ना जरूरी है। अगर आप त्याग के बाद भी बेचैन हैं, अगर धैर्य आपको भारी लग रहा है, अगर आपको बार बार यह सवाल परेशान कर रहा है कि क्या यह सब बेकार तो नहीं, तो एक बात समझ लीजिए, आप उसी रास्ते पर हैं जहां से ज्यादातर लोग लौट जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि रास्ता सही है या नहीं, सवाल यह है क्या आप इतने मजबूत हैं कि बिना आश्वासन के आगे बढ़ सकें। क्योंकि आगे जो आने वाला है वह धैर्य से भी आगे जाएगा। वह आपसे विश्वास नहीं, समर्पण मांगेगा। अगर आपको लग रहा है कि धैर्य के बाद अब सब कुछ स्थिर हो जाएगा, तो यहीं एक और गहरी परत खुलती है, और यह परत बहुत कम लोग देख पाते हैं, क्योंकि यहां कोई शोर नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं होता, कोई बाहरी दुश्मन नहीं होता। यहां सिर्फ आप होते हैं और आपका भरोसा। स्कॉट बेल्स्की यहां जिस चीज की बात करता है वह सुनने में आध्यात्मिक लग सकती है, लेकिन असल में यह बेहद व्यावहारिक है। वह इसे विश्वास नहीं, कमिटमेंट कहता है। बिना गारंटी के आगे बढ़ते रहने का फैसला। सच बताऊं, ज्यादातर लोग तब तक चलते हैं जब तक उन्हें कोई संकेत मिलता रहता है कि वे सही कर रहे हैं। कोई तारीफ, कोई नतीजा, कोई छोटा सा सबूत। किताब कहती है असली खेल वहां शुरू होता है जहां संकेत खत्म हो जाते हैं, जहां आपको यह नहीं पता होता कि आप सही दिशा में हैं या नहीं, फिर भी आप रुकते नहीं। यह सुनने में बहादुरी लगता है, लेकिन असल में यह अकेलापन है। यह लाइन ज्यों की त्यों सुनिए, कमिटमेंट इज कंटिन्यूइंग विदाउट रीअश्योरेंस। अब इसे सीधे समझिए, कमिटमेंट का मतलब है बिना आश्वासन के चलते रहना, बिना यह जाने कि अंत क्या मिलेगा। और यही कारण है कि बहुत लोग बीच में ही पलट जाते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा चाहिए, और भरोसा बाहर से नहीं आता,
अब आप सोच रहे होंगे कि इतना अंधा होकर कैसे चल सकता है कोई। यहीं ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। किताब कहती है यह अंधापन नहीं है, यह चुना हुआ रास्ता है। आपने दिशा तय कर ली है, अब हर दिन उससे दोबारा सवाल नहीं पूछते, क्योंकि हर दिन सवाल पूछना आपको थका देगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप हर हफ्ते अपने फैसले पर शक कर रहे हैं, तो आप असल में फैसले पर टिके ही नहीं हैं। आप बस समय काट रहे हैं। स्कॉट बेल्स्की कहता है कि कमिटमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन डाउट नहीं है, बल्कि लगातार रीअसेसमेंट है। हर दिन यह सोचना क्या यह सही है, यही चीज आपकी ऊर्जा खा जाती है। यह सिर्फ किताब की बात नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी शायद किसी चीज में कुछ समय लगाने के बाद खुद से पूछा होगा, क्या मुझे यह जारी रखना चाहिए? किताब कहती है यह सवाल तब पूछो जब तुम थके न हो, डरे न हो या अकेले न हो, वरना यह सवाल सच नहीं होगा। यहां एक गलत धारणा टूटती है। हम मानते हैं कि समझदार इंसान वही है जो बार बार सोचता है। किताब कहती है नहीं, समझदार इंसान वह है जो सही समय पर सोचे और फिर उस सोच पर टिके। हर दिन दोबारा सोचना समझदारी नहीं, असुरक्षा है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप हर मोड़ पर अपना फैसला बदलने को तैयार हैं, तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि रास्ता बदलने में ऊर्जा लगती है और बार बार बदलने में दिशा मर जाती है। अब यहां आईना, आपने भी शायद ऐसा किया है। थोड़ा चला, फिर रुके, फिर नया रास्ता चुना, फिर थोड़ा चला। किताब कहती है यही कारण है कि आप थके हुए हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़े। आपने दूरी नहीं बनाई, आपने सिर्फ दिशा बदली। स्कॉट बेल्स्की यहां एक और गहरी बात कहता है, कमिटमेंट रिड्यूसेस कॉग्निटिव लोड। मतलब जब आप सच में कमिटेड होते हैं, तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है, क्योंकि अब हर दिन फैसला नहीं लेना पड़ता। आप जानते हैं कि क्या करना है, और यही क्लैरिटी आपको ताकत देती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको कुछ सवालों को हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। और सवाल बंद करना अहंकार डराता है, क्योंकि अहंकार को हमेशा विकल्प चाहिए। यहां भावनात्मक झटका आता है। जब आप बिना आश्वासन के चलते रहते हैं, तो कई दिन ऐसे आते हैं जब आपको लगता है कि आप अकेले हैं। कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। किताब कहती है यही वह जगह है जहां कमिटमेंट मजबूत होता है, क्योंकि यहां आप खुद के लिए चलते हैं, किसी और के लिए नहीं। अब यह सिर्फ दर्शन नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी शायद कभी किसी काम को चुपचाप, बिना बताए, बिना दिखाए किया होगा, और अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की होगी। किताब कहती है वही असली काम था, बाकी सब शोर था। यह लाइन खतरनाक है। अगर आपको चलते रहने के लिए हर बार किसी की सहमति चाहिए, तो आप आजाद नहीं हैं। और बिना आजादी के कोई भी लंबी यात्रा नहीं होती। स्कॉट बेल्स्की यहां एक और भ्रम तोड़ता है। हम सोचते हैं कि कमिटमेंट मतलब रिजिड होना। किताब कहती है नहीं, कमिटमेंट का मतलब दिशा पर अडिग रहना है, तरीके पर नहीं। आप रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन दिशा नहीं। और जो लोग यह फर्क नहीं समझते, वे या तो जिद्दी बन जाते हैं या फिर अस्थिर। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी कभी किसी चीज को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह आपके सोचे हुए तरीके से नहीं चल रही थी। किताब कहती है शायद दिशा सही थी, तरीका नहीं, और आपने दोनों को एक साथ छोड़ दिया। यह लाइन आपको थोड़ा हिला सकती है। अगर आपने हर मुश्किल को संकेत मान लिया कि रास्ता गलत है, तो आप कभी किसी भी रास्ते के अंत तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि मुश्किल हर रास्ते पर आती है। अब आप सोच रहे होंगे, तो मुझे कैसे पता चले कि मैं सही कमिटमेंट में हूं? किताब इसका कोई आसान जवाब नहीं देती। वह कहती है आप यह तब जानते हैं जब आप थके होने के बावजूद रुकना नहीं चाहते। जब छोड़ने का विचार आता है, लेकिन आप उसे अंतिम फैसला नहीं बनने देते। यहां भावनात्मक झटका फिर आता है। कमिटमेंट थकाता है। कई बार आपको लगता है कि आप कुछ खो रहे हैं। किताब कहती है हां, आप खो रहे हैं पुराने विकल्प,
पुराने बहाने, पुराने आराम, और यही कीमत है। स्कॉट बेल्स्की कहता है कि कमिटमेंट आपको एक नई पहचान देता है। आप वह इंसान बन जाते हैं जो चलता है, चाहे रास्ता साफ हो या नहीं। और एक बार यह पहचान बन गई तो पीछे लौटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब यह सिर्फ काम नहीं रहता, यह आप बन जाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आप खुद को पीड़ित नहीं कह पाएंगे। अब आप हालात को दोष नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने चुना है, और चुनाव के साथ जिम्मेदारी आती है। यह लाइन खतरनाक है। अगर आपने किसी चीज के लिए पूरी तरह कमिट नहीं किया, तो आप हमेशा यह सोचते रहेंगे कि काश मैंने देखा होता। और यह काश किसी भी असफलता से ज्यादा भारी होता है। अब यहां एक और गहरी परत आती है। किताब कहती है कि कमिटमेंट का असली इनाम नतीजा नहीं है। इनाम है इंटरनल अलाइनमेंट, अंदर और बाहर एक हो जाना। जब आप वही करते हैं जो आप कहते हैं, और यही वह जगह है जहां आत्म सम्मान जन्म लेता है। यह सिर्फ लेखक की बात नहीं है, यह अनुभव की बात है। शार्प ने भी शायद किसी छोटे से वादे को निभाने के बाद यह महसूस किया होगा, मैं खुद को देख सकता हूं। किताब कहती है वही भावना धीरे धीरे बड़ी बनती है। यह लाइन आपको थोड़ा चुप करा देगी। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तो शायद आपने खुद से किए हुए वादों को गंभीरता से नहीं लिया। और बिना वादे निभाए कोई भी भरोसा नहीं बनता। अब अंत की ओर एक असहज सच्चाई छोड़कर जाना जरूरी है। अगर आप यहां तक आ गए हैं, अगर आपने त्याग किया, धैर्य रखा, और अब बिना आश्वासन के भी चल रहे हैं, तो एक बात समझ लीजिए, आप उस जमीन पर खड़े हैं जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंचते ही नहीं। सवाल यह नहीं है कि आप सफल होंगे या नहीं। सवाल यह है, जब अब लौटना आसान नहीं रहा, तब क्या आप पूरी तरह आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि आगे जो आने वाला है, वह कमिटमेंट से भी आगे जाएगा। वह आपसे सरेंडर मांगेगा। अगर आपको लग रहा है कि कमिटमेंट के बाद अब कुछ बचा ही नहीं, तो यहीं सबसे गहरी और सबसे खतरनाक परत खुलती है। यह वह जगह है जहां ज्यादातर लोग पहुंचे बिना ही लौट जाते हैं, और जो पहुंचते हैं वे भी इसे शब्दों में नहीं बांध पाते। स्कॉट बेल्स्की यहां जिस चीज की बात करता है, वह न तो मोटिवेशन है, न डिसिप्लिन, न आदत, न सिस्टम। वह इसे सरेंडर कहता है, समर्पण। लेकिन यह हार मानने वाला समर्पण नहीं है। यह वह समर्पण है जहां आप कंट्रोल छोड़ते हैं, लेकिन दिशा नहीं। सच बताऊं, ज्यादातर लोग कंट्रोल को ताकत समझते हैं। हर चीज अपने हिसाब से चलाना, हर कदम पहले से तय करना, हर नतीजे की कल्पना करना। किताब कहती है यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जितना ज्यादा आप कंट्रोल पकड़ते हैं, उतना ही आप जकड़ जाते हैं, और जकड़न में कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। यह लाइन ज्यों की त्यों सुनिए, कंट्रोल क्रिएट्स रिजिडिटी, सरेंडर क्रिएट्स फ्लो। अब इसे सीधे समझिए। कंट्रोल आपको कठोर बनाता है, समर्पण आपको बहने देता है। लेकिन बहना मतलब दिशाहीन होना नहीं है। बहना मतलब है रास्ते के उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आप यह नहीं कह पाएंगे कि अगर सब मेरे हिसाब से होता तो मैं कर लेता। किताब कहती है जिंदगी कभी आपके हिसाब से नहीं होगी। सवाल यह है कि आप उसके बावजूद चलेंगे या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो सब फिलॉसफी हो गई। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बात जमीन से हट गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह किताब का सबसे जमीनी हिस्सा है, क्योंकि एक्शन वहीं रुकता है जहां कंट्रोल टूटता है। स्कॉट बेल्स्की कहता है कि जब आप सच में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत कुछ आपके नियंत्रण से बाहर जाता है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, रिसोर्स बदलते हैं, और अगर आपने हर चीज को कंट्रोल करने की आदत बना ली है, तो आप हर बदलाव को खतरा मानेंगे। और खतरे से इंसान भागता है। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा, सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक कुछ बिगड़ गया और आपने रुकने का फैसला कर लिया। किताब कहती है आपने इसलिए नहीं रोका
क्योंकि रास्ता गलत था, बल्कि इसलिए क्योंकि आप कंट्रोल खोने से डर गए। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर कंट्रोल खोते ही आप रुक जाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, आप सिर्फ एक सुरक्षित स्क्रिप्ट निभा रहे थे। यहां एक और गलत धारणा टूटती है। हम मानते हैं कि मजबूत इंसान वह है जो सब संभाल ले। किताब कहती है मजबूत इंसान वह है जो यह मान ले कि वह सब नहीं संभाल सकता, फिर भी आगे बढ़े, क्योंकि वही इंसान टूटने से नहीं डरता। अब यहां आईना। आपने भी शायद कभी खुद से कहा होगा, यह मेरे बस की बात नहीं। किताब पूछती है, या यह आपके कंट्रोल के बाहर की बात है? क्योंकि दोनों में फर्क है, और ज्यादातर लोग इस फर्क को समझे बिना हार मान लेते हैं। स्कॉट बेल्स्की यहां एक बहुत ही गहरी बात कहता है, सरेंडर इज नॉट गिविंग अप एफर्ट, इट इज गिविंग अप रेजिस्टेंस। अब इसे समझिए। समर्पण का मतलब कोशिश छोड़ना नहीं है। समर्पण का मतलब है वास्तविकता से लड़ना छोड़ना। जो है उसे मान लेना, और जो आपके हाथ में है उस पर पूरा जोर लगाना। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आप यह नहीं कह पाएंगे कि अगर हालात सही होते। हालात कभी सही नहीं होंगे, वे बस होंगे, और आपको उन्हीं के बीच काम करना होगा। यहां भावनात्मक झटका आता है। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तो अंदर डर आता है, खालीपन आता है, क्योंकि अब आपकी पहचान सब संभालने वाले की नहीं रहती, और पहचान का टूटना बहुत दर्द देता है। यह सिर्फ दर्शन नहीं है, यह व्यवहार है। आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया होगा जब आपने किसी चीज को जबरदस्ती नहीं चलाया, बल्कि उसे होने दिया, और चीजें अपने आप साफ होने लगीं। किताब कहती है वही फ्लो है, और फ्लो जबरदस्ती से नहीं आता। यह लाइन खतरनाक है। अगर आप हर चीज को कसकर पकड़ेंगे तो आपके हाथ भर जाएंगे, और भरे हाथों से कोई नई चीज नहीं पकड़ी जाती। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या सब छोड़ दूं? किताब फिर साफ करती है, नहीं। समर्पण का मतलब जिम्मेदारी छोड़ना नहीं है। जिम्मेदारी तो और गहरी हो जाती है। फर्क बस इतना है कि अब आप परिणाम को पकड़कर नहीं बैठे रहते। स्कॉट बेल्स्की कहता है कि सरेंडर आपको लचीला बनाता है। आप गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं। आप बदलते हैं लेकिन भटकते नहीं। और यही लचीलापन लंबे रास्तों पर सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी देखा होगा, जो लोग ज्यादा रिजिड होते हैं वे जल्दी टूटते हैं, और जो लोग झुकना जानते हैं वे लंबे समय तक टिकते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा हिला सकती है। अगर आपकी योजना टूटते ही आप टूट जाते हैं तो समस्या योजना नहीं, आपकी रिजिडिटी है। अब एक और गहरी परत आती है। किताब कहती है सरेंडर के बाद ही असली क्लैरिटी आती है, क्योंकि जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तब आप चीजों को वैसा देख पाते हैं जैसी वे हैं, न कि जैसा आप चाहते थे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि क्लैरिटी कभी कभी बताती है कि आपने कुछ गलत चुना था, और यह स्वीकार करना अहंकार के लिए बहुत भारी होता है। लेकिन बिना यह स्वीकार किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। स्कॉट बेल्स्की यहां एक बहुत ही ईमानदार बात कहता है, ग्रोथ रिक्वायर्स ग्रीफ। विकास शोक मांगता है। पुराने सपनों का शोक, पुराने तरीकों का शोक, पुराने वर्षन का शोक। और ज्यादातर लोग इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि वे उस पुराने वर्षन को छोड़ने को तैयार नहीं होते। यह लाइन खतरनाक है। अगर आप पुराने वर्षन को पकड़कर बैठे हैं तो नया वर्षन कभी नहीं आएगा। अब यहां आईना। आपने भी शायद कभी महसूस किया होगा, मैं अब पहले जैसा नहीं, और आपको अच्छा भी लगा और डर भी लगा। किताब कहती है यही सही संकेत है, क्योंकि बदलाव हमेशा दोहरी भावना लाता है। यहां भावनात्मक झटका फिर आता है। जब आप समर्पण करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आप कुछ खो रहे हैं। किताब कहती है हां, आप खो रहे हैं, लेकिन वही चीजें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थीं। यह सिर्फ लेखक की बात नहीं है, यह जीवन का नियम है। कोई भी नई जगह बिना कुछ छोड़े नहीं मिलती, और जो इंसान छोड़ना नहीं जानता वह कहीं पहुंचता नहीं। यह लाइन आपको चुप करा देगी। अगर आपने अब तक सब कुछ पकड़कर रखा है
तो शायद आपने किसी चीज को सच में जिया ही नहीं। अब अंत की ओर यह और गहरा हो जाता है। किताब कहती है सरेंडर के बाद ही सर्विस शुरू होती है। जब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, जब आपका काम आपसे बड़ा हो जाता है। और यही वह जगह है जहां एक्शन सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं रहता, कंट्रीब्यूशन बन जाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आपकी यात्रा सिर्फ आपकी नहीं रही। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, और जिम्मेदारी बढ़ना डराता है। स्कॉट बेल्स्की कहता है कि जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो आपका सवाल बदल जाता है। मुझे क्या मिलेगा? से मैं क्या दे सकता हूं? और यही सवाल इंसान को अंदर से स्थिर कर देता है। यह लाइन खतरनाक है। अगर आपका एक्शन सिर्फ पाने के लिए है तो वह आपको कभी भर नहीं पाएगा, क्योंकि पाना अंत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं यहां तक आ पाऊंगा? किताब कोई आश्वासन नहीं देती, और यही इसकी सच्चाई है। यह रास्ता सबके लिए नहीं है, और न ही होना चाहिए। अंत में एक बेहद असहज सच्चाई छोड़कर जाना जरूरी है। अगर आप अब भी कंट्रोल छोड़ने से डर रहे हैं, अगर आप अब भी हर चीज को पकड़कर चलना चाहते हैं, तो सोचिए, क्या आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं या सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं? क्योंकि अब जो आखिरी मोड़ आने वाला है, वहां कंट्रोल, योजना, यहां तक कि समर्पण भी काम नहीं आएगा। वहां सिर्फ एक चीज बचेगी, आप। और वही सबसे बड़ा सवाल होगा। अगर आपको लग रहा है कि यहां आकर सब कुछ पूरा हो जाना चाहिए, तो यही आखिरी और सबसे कड़वी सच्चाई है। कुछ भी पूरा नहीं होता, कभी नहीं। और यही वह बात है जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं कर पाते। स्कॉट बेल्स्की इस आखिरी हिस्से में किसी नई तकनीक, किसी नए सिस्टम, किसी नए नियम की बात नहीं करता। वह सीधे उस जगह पर चोट करता है जहां इंसान सबसे ज्यादा नाजुक होता है, अर्थ पर, मतलब पर। यह सवाल कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? सच बताऊं, बहुत लोग एक्शन इसलिए लेते हैं क्योंकि वे भाग रहे होते हैं, किसी से आगे निकलने के लिए, किसी को साबित करने के लिए, खुद को गलत साबित न होने देने के लिए। किताब कहती है यह सब ईंधन है, लेकिन बहुत गंदे ईंधन। ये आपको दौड़ा सकते हैं, लेकिन दूर नहीं ले जा सकते, क्योंकि एक दिन ये खत्म हो जाते हैं। और जब खत्म होते हैं तो इंसान अंदर से खाली हो जाता है। यह लाइन ज्यों की त्यों सुनिए, सस्टेनेबल एक्शन कम्स फ्रॉम मीनिंग, नॉट प्रेशर। अब इसे सीधे समझिए, जो एक्शन दबाव से चलता है वह थक कर मर जाता है। जो एक्शन अर्थ से चलता है वह धीमा हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं होता। और यही फर्क है उन लोगों में जो कुछ समय चमकते हैं और उन लोगों में जो दशकों तक टिके रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्थ तो मुझे पता है। यहीं ज्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं। किताब कहती है अगर आपका क्यों इतना कमजोर है कि वह आपको थकान में, अकेलेपन में, असफलता में नहीं संभाल पा रहा, तो वह असली क्यों नहीं है? वह बस एक कहानी है जो आपने खुद को सुनाई है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अपने सारे कारणों को फिर से देखना पड़ेगा। और कारणों को देखना डरावना होता है, क्योंकि वहां आपको यह मानना पड़ सकता है कि आप कुछ गलत वजहों से आगे बढ़ रहे थे। स्कॉट बेल्स्की यहां एक बेहद ईमानदार सवाल उठाता है, अगर कोई देख न रहा हो, अगर कोई तारीफ न करे, अगर कोई इनाम न मिले, तो क्या आप फिर भी यह काम करेंगे? अब अगर जवाब नहीं है, तो किताब कहती है रुक जाइए, क्योंकि आगे चलकर यही सवाल आपको तोड़ देगा। यह सिर्फ किताब की बात नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी शायद कभी महसूस किया होगा सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर भी अंदर एक अजीब खालीपन था। किताब कहती है वह खालीपन इसलिए था क्योंकि आप गति में थे, दिशा में नहीं। यह लाइन खतरनाक है। अगर आपका एक्शन आपको अंदर से जोड़ नहीं रहा, तो वह आपको धीरे धीरे खोखला कर देगा, और बाहर की सफलता उस खोखलेपन को भर नहीं सकती। अब यहां एक और भ्रम टूटता है। हम मानते हैं कि मंजिल मिलने पर सब समझ आ जाएगा। किताब कहती है नहीं, मंजिल मिलने पर बस अगला सवाल पैदा होता है।
क्योंकि इंसान का मन ठहरने के लिए बना ही नहीं है। और जो इंसान मंजिल को अर्थ मान लेता है वह हर मंजिल के बाद खाली महसूस करता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ जब यह हो जाएगा पर जी रहे हैं तो आप कभी जी नहीं रहे। आप बस इंतजार कर रहे हैं और इंतजार में जिंदगी चुपचाप निकल जाती है। स्कॉट बेल्स्की यहां आखिरी बड़ा झटका देता है, इंटीग्रेशन। वह कहता है कि असली एक्शन तब शुरू होता है जब आपका काम और आपका होना अलग अलग नहीं रहते। जब आप काम इसलिए नहीं करते क्योंकि करना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वही इंसान हैं। यह लाइन ज्यों की त्यों सुनिए, द गोल इज नॉट सक्सेस, द गोल इज अलाइनमेंट। अब इसे समझिए, लक्ष्य सफलता नहीं है, लक्ष्य है अंदर और बाहर का एक होना। जो आप कहते हैं वही करना, जो आप मानते हैं वही जीना। और यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि यहां कोई मुखौटा नहीं चलता। यहां भावनात्मक झटका बहुत गहरा आता है। जब आप इस जगह पर पहुंचते हैं तो आप दूसरों से कम, खुद से ज्यादा सख्त हो जाते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। और आधा करना अब आपको खुद से दूर ले जाता है। यह सिर्फ दर्शन नहीं है, यह अनुभव है। आपने भी शायद कभी किसी छोटे से काम में पूरी ईमानदारी लगाई होगी और बाहर से भले कुछ खास न हुआ हो, लेकिन अंदर एक अजीब शांति आई होगी। किताब कहती है वही सही दिशा थी। यह लाइन आपको थोड़ा चुप करा देगी। अगर आपको अपने काम के बाद खुद से नजर मिलाने में मुश्किल हो रही है तो समस्या दुनिया की नहीं है। अब यहां किताब एक और भ्रम तोड़ती है। हम सोचते हैं कि एक बार समझ आ गया तो बस। किताब कहती है नहीं, समझ रोज चुननी पड़ती है। अलाइनमेंट कोई स्थायी अवस्था नहीं है, वह रोज का चुनाव है, रोज का संघर्ष है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि कोई फाइनल लाइन नहीं है, कोई अब हो गया नहीं है। लेकिन यही सच है, और यही सच इंसान को हल्का भी करता है, क्योंकि अब आपको परफेक्ट होने का नाटक नहीं करना पड़ता। स्कॉट बेल्स्की कहता है कि मैच्योरिटी का मतलब है इस अधूरेपन के साथ जीना। यह जानना कि आप सीखते रहेंगे, गिरते रहेंगे, संभलते रहेंगे और फिर भी आगे बढ़ते रहेंगे। यह लाइन खतरनाक है। अगर आप पूरी तरह तैयार होने का इंतजार कर रहे हैं तो आप कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि तैयार होना कोई स्थिति नहीं है, यह एक निर्णय है। अब यहां आईना आखिरी बार। आपने भी शायद सोचा होगा मैं एक दिन ऐसा इंसान बनूंगा। किताब कहती है वह इंसान भविष्य में नहीं है, वह आज के छोटे फैसलों में है। आज आप जो चुनते हैं वही आप हैं। यहां भावनात्मक झटका बहुत शांत होता है। कोई शोर नहीं, कोई प्रेरक संगीत नहीं, बस एक एहसास कि अब आप बहाने नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि आपने देख लिया है। और देखने के बाद अनदेखा करना सबसे कठिन होता है। स्कॉट बेल्स की आखिरी बात बहुत सरल शब्दों में कहता है। वह कहता है, टेक एक्शन नॉट टू बिकम समवन बट टू रिटर्न टू हु यू आर। अब इसे सीधे समझिए। एक्शन इसलिए मत लो कि कोई और बनना है, एक्शन इसलिए लो ताकि आप वही बन सको जो आप अंदर से हो। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि अगर आपने इसे सच मान लिया तो अब आप दूसरों की परिभाषाओं में नहीं जी पाएंगे। अब आपको अपनी परिभाषा खुद बनानी पड़ेगी, और यह आजादी डरावनी भी होती है। अब अंत में कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं आता, कोई आप कर सकते हैं नहीं। किताब आपको अकेला छोड़ देती है, लेकिन खाली हाथ नहीं। आपके पास अब सवाल